नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में। इस वेबिनार में हम लोग हेजिंग के बारे में समझेंगे कि हेजिंग क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, और कुछ एग्जांपल्स भी इसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मली मार्केट में तीन तरीके के लोग काम करते हैं। ऐसे होता है कि एक तो स्पेकुलेशन, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं स्पेकुलेशन करते हैं, फिर हेजर्स होते हैं जो हेजिंग करते हैं, और आर्बिट्राजर्स। अब इन तीनों का मतलब ये क्या है? अगर हम स्पेकुलेशन देखें तो वो क्या होता है कि लोग वो लोग होते हैं जो डायरेक्शनल ट्रेड ज्यादातर करते हैं, जिनमें उनका अपना व्यू रहता है कि किसी भी कमोडिटी को लेकर के, या किसी की वो तेजी होगी या मंदी होगी, डायरेक्शनल व्यू अपना लेकर के अपने हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। उनका फिजिकल से कोई जनरली ज्यादा कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं रहता है। ये इन्वेस्टर्स होते हैं जो तेजी मंदी के हिसाब से अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। दूसरा हेजर्स होते हैं, हेजिंग जो करते हैं, उनका उनका फिजिकल कमोडिटी से काफी लिंक होता है। वो आइदर प्रोसेसर होते हैं, उसके यूजर होते हैं, या उसके ट्रेडर स्टॉकिस्ट होते हैं, जिनका उस फिजिकल कमोडिटी, अंडरलाइन कमोडिटी में एक्सपोजर होता है। तो उनका जो रिस्क होता है कि उनको बाई करना है या उनको स्टॉक है, तो उसके प्राइसेस जो है वो गिर ना जाए या मूव ना कर जाए किसी साइड, तो उसको लेके उनका कंसर्न होता है। तो वो हेज करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो उनका ऑब्जेक्टिव अलग होता है, उनको अपना लॉस बचाना होता है प्राइस के मूवमेंट की वजह से। तो उनका व्यू वो होता है। फिर तीसरा आर्बिट्राजर होते हैं। ये भी फिजिकल प्लेयर्स होते हैं ज्यादातर, जो कि दो मार्केट के बीच का जो डिफरेंस है उसको वो कैप्चर करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट में। मतलब कि जैसे दो मार्केट हम समझे, एक फिजिकल मार्केट है, फ्यूचर्स मार्केट है। अब कई बार ऐसा होता है कि फिजिकल मार्केट जो है वो फ्यूचर्स मार्केट से नीचे चल रहा होगा, तो वो क्या करेंगे कि फिजिकल मार्केट से लेंगे और फ्यूचर्स मार्केट में सेल कर देंगे। अगर सारा जो भी एक्सपेंसेस है उसको निकालने के बाद उनको अगर प्रॉफिट बच रहा होगा, तो वो फिजिकल से लेकर के वहां सेल कर देंगे। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि फ्यूचर मार्केट से, अगर कई बार ऐसा होता है कि फ्यूचर मार्केट डिस्काउंट चल रहा हो स्पॉट मार्केट, तो फ्यूचर मार्केट में बाई करके वहां से डिलीवरी लेकर के फिजिकल मार्केट में सेल कर देंगे। तो इनका, ये दो मार्केट के बीच का जो डिफरेंस है प्राइस में, वो कैप्चर करना चाहते हैं। तो इनका तीन तरह के ये पार्टिसिपेंट मेजरली मार्केट में होते हैं, और ये अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं। स्पेकुलेशन है, अब जिसमें तीन तरीके से कर सकते हैं। आप कोई लॉन्ग पोजीशन ले सकता है, जिसका कि ये मतलब है कि वो सोच रहा है कि अंडरलाइन के प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे, तो इस हिसाब से वो बाई पोजीशन, लॉन्ग यानी बाई पोजीशन करके चल सकता है। शॉर्ट पोजीशन, किसी का ऐसा मन हो कि यहाँ से प्राइसेस नीचे जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, तो वो शॉर्ट पोजीशन यानी कि सेल करके चल सकता है। उसमें एक और स्ट्रेटजी से लोग करते हैं स्प्रेड ट्रेडिंग, यानी कि 2 मंथ के या दो कमोडिटी के सेम मंथ के प्राइसेस से या डिफरेंट मंथ के प्राइसेस के बीच में डिफरेंस जो चल रहा होता है, तो उसमें ट्रेड कर सकते हैं। कि अगर कोई चना है तो दिसंबर जनवरी के बीच में अभी वो डिफरेंस चल रहा है, कुछ मान लेते हैं 40 से 50 रुपये, उसको लग रहा है ये बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो उसके हिसाब से बाई स्प्रेड या सेल स्प्रेड, वो स्प्रेड स्ट्रेटेजी के हिसाब से करते हैं। तो वो डिफरेंस का मूवमेंट का बढ़ने या घटने के हिसाब से ट्रेड करते हैं। इंटर कमोडिटी भी करते हैं लोग, जैसे ग्वार सीड, ग्वार गम, या सोयाबीन, रिफाइंड सोया, मतलब जो रिलेटेड अंडरलाइन कमोडिटीज है उसके साथ में कर लेते हैं। तो हेजिंग अलग है और स्पेकुलेशन अलग है, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग है, दोनों के तरीके अलग है। अब हेजिंग में अपना वो प्राइस रिस्क क्या है? अब किसी को, अगर कोई, अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरर्स अब रिस्क किस तरीके के हैं, तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि कोई बेचना चाहता है, और अगर अगर किसी के पास माल है, वो बेचना चाहता है, तो अगर वो प्राइसेस नीचे चले जाते हैं, अगर उसके पास कोई माल है, तो उसमें उसको लॉस हो सकता है। बढ़ते हैं तो उसको प्रॉफिट होगा। और अगर कोई बायर है जिसको कि माल लेना है, उसके साथ क्या होगा? जो प्रोसेसर है
अगर प्राइस अगर बढ़ते हैं अभी जो है, तो अभी उसको लॉस होगा क्योंकि उसको, और अगर गिरते हैं आगे जाके तो उसको प्रॉफिट होगी, उसको सस्ता माल लेना है। और सेलर के पास क्या है, उसके पास स्टॉक है, तो वो बढ़ेंगे तो उसको प्रॉफिट होगा और गिरेंगे तो उसको लॉस होगा। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए ये दोनों ही जो होते हैं, कि बायर जनरली प्रोसेसर्स होते हैं, एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो होते हैं, सेलर्स जो होते हैं वो स्टॉकिस्ट ट्रेडर होते हैं, जिनके पास कैरी करते हैं जो गुड्स को या उस प्रोडक्ट को। तो इनके रिस्क इस तरीके से डिफाइन होते हैं। तो कोई मैन्युफैक्चरर या प्रोसेसर है तो वो क्या कर सकता है, टू अवॉइड दिस रिस्क मैन्युफैक्चरर्स कैन बाय एंड स्टोर द रॉ मटेरियल व्हेन द प्राइसेस आर लो। अभी ऐसा हो सकता है कि जब प्राइसेस कम हो तो कई बार बायर्स या प्रोसेसर जो है वो माल लेकर के स्टॉक कर लेते हैं अपने पास, ऐसा होता है, अभी ऐसा करते हैं लोग। बट इसमें दिक्कत क्या है कि उनका एक बहुत बड़ा कैपिटल जो है वो फंस जाता है इसके अंदर में, तो वर्किंग कैपिटल जो हम कह सकते हैं। फिर स्टोरेज, उस चीज को स्टोर करने के लिए उनको एक स्टोरेज कॉस्ट कैरी करना पड़ेगा, बट प्लस रिस्क भी है उस कमोडिटी को कैरी करने के लिए। तो ये सारी चीजें रहती हैं इसके अंदर में। अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है इसका, कि इस रिस्क को जो है वो पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर्स को, दो दूसरे स्पेकुलेटर क्लाइंट्स है, अदर्स क्लाइंट्स उनको। तो ये क्या कर सकते हैं किसी, या फिर एक तो तरीका ये है फ्यूचर्स के थ्रू जो हेज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि वो लॉन्ग टर्म प्राइस कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर्स के साथ एक लॉन्ग टर्म फिक्स प्राइस में जा सकते हैं, बट वो सब होना काफी डिफिकल्ट होता है। तो सबसे आसान तरीका है, क्योंकि वो सब डिपेंडेंट होता है किसी पे, सबसे आसान तरीका है कि फ्यूचर्स मार्केट में इसको हेज करके चले। तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम समझेंगे। तो रिस्क पता चल गया बायर के लिए क्या है, कि अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो उसके लिए रिस्क होता है वो। तो अगर हम इसमें देखें तो अगर हम समझें बेसिकली डेफिनेशन क्या है, हेजिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग अ पोजीशन इन वन मार्केट टू ऑफसेट एंड बैलेंस अगेंस्ट द रिस्क अडॉप्टेड बाय अज्यूमिंग ए पोजीशन इन ऑपोजिट मार्केट। मतलब कि अगर मैं स्टॉकिस्ट हूँ तो मेरे पास माल है, तो मेरे पास रिस्क क्या है कि ये प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। तो उसका मैं ऑपोजिट पोजीशन करूंगा कि मैंने फिजिकल में बाई करके रखा है तो मैं फ्यूचर्स में सेल करूंगा, ताकि अगर प्राइसेस नीचे जाते हैं तो मुझे वहां पे वो प्राइस मिल जाए। तो इसलिए कॉन्ट्ररी पोजीशन ऑपोजिट पोजीशन लेता है हमेशा लोग मार्केट में। अब अब अभी मेरे को, अब बायर अगर प्रोसेसर हूँ, अभी तो मेरे पास माल है नहीं, मैं तो फिनिश गुड बेच रहा हूँ, तो मेरे को रिस्क क्या है, रॉ मटेरियल लेना है। तो मैं वो लूंगा, तो उसके उसके लिए मैं पोजीशन कॉन्ट्ररी बनाऊंगा बाई पोजीशन एक्सचेंज पे। तो मैं बाई करके चलूंगा, क्योंकि मेरे पास रिस्क है कि जो मेरा रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो बढ़ जाएगा। तो मेरा ऑपोजिट पोजीशन, मैं इधर फिनिश गुड बेच रहा हूँ, अगर मैं चना समझिए तो मैं यहाँ पे चना दाल या बेसन बेच रहा हूँ, तो मुझे वहां पे फ्यूचर्स में चना बाई करना है। तो इस हिसाब से ऑपोजिट पोजीशन हो जाता है। तो बेसिकली हेजर जो होते हैं वो अपने रिस्क को दूसरे जो मार्केट के पार्टिसिपेंट है उनको ट्रांसफर करते हैं इस हेजिंग स्ट्रेटजी ट्रेड के थ्रू। और रिस्क लेने वाले वो स्पेकुलेटर क्लाइंट्स ही होते हैं ज्यादातर, जो डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं, जिनको तेजी मंदी लग रही है, वो इनके काउंटर पार्टी होते हैं ट्रेड में। तो हेजर्स दोनों तरीके से हो सकते हैं, एक प्रोड्यूसर कह लीजिए, या उसको ट्रेडर या स्टॉकिस्ट कह लीजिए, या कंज्यूमर कह लीजिए। क्योंकि एक प्रोड्यूसर है, ट्रेडर है, स्टॉकिस्ट, उसके पास माल है ऑलरेडी, इसका स्टॉक है, उसका रिस्क है कि प्राइसेस गिर ना जाए। कंज्यूमर जो बायर है, प्रोसेसर है, उसके एक्सपोर्टर, उसके पास रिस्क है कि भाव बढ़ जाएंगे तो उसको नुकसान होगा। तो ये दोनों तरीके के बेसिकली हेजर्स होते हैं। जो प्रोड्यूसर है, जैसे मैंने बताया गया कि जिस तरीके इनका जो रिस्क होता है, तो यही चीजें यहाँ पे प्रोड्यूसर हेजर और कंज्यूमर हेजर्स का। अब यहाँ समझते हैं कि दो तरीके के हेज होते हैं जो मैंने अभी डिस्कस भी किया। एक बार फिर से उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ क्या है, लॉन्ग हेज, तो जिसकी पोजीशन अंडरलाइंग में सेल है, मतलब कि जो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी उसकी पोजीशन लॉन्ग टर्म में मेरी सेल है, मैंने जैसे चना ले रहा हूँ तो मेरी आगे जाके दाल या बेसन मैंने बेचना है, तो मैं लॉन्ग हेज बनाऊंगा फ्यूचर्स पे। शॉर्ट हेज, जिनके पास स्टॉक है, उनके पास वो क्या करेंगे, जो ऑलरेडी उनके पास फिजिकल स्टॉक है, उन्होंने बाई करके रखा है, अब उनको वो क्या करेंगे, वो फ्यूचर पे सेल करेंगे, क्योंकि उनको क्या रिस्क है कि ये प्राइसेस यहाँ से नीचे जा सकते हैं। और लॉन्ग एज में लोग, उसको क्या है कि मेरे जो रॉ मटेरियल उसको बाई करना है उसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो उसको आगे जो बेचना है उसमें उसकी मार्जिन इम्पैक्ट करें, इसीलिए वो आगे सेल है, तो भी वो यहाँ पे रॉ मटेरियल में बाई पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन
बनाएगा, उसका रिस्क यही है कि इसका प्राइसेस बढ़ना चाहिए। तो वो यहाँ पे अपना एक बाई पोजीशन बनाता है लॉन्ग हेज, और अपनी प्राइस को फिक्स कर लेता है फ्यूचर रेट के लिए, कि वो आज ही बैठा है और वो अगले महीने के लिए, दिसंबर जनवरी के लिए वो बाई करके रख सकता है, और उसके आगे के लिए वो अपना गुड्स बेच सकता है, क्योंकि उसका प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फिक्स हो गया, कैसे लॉक हो गया। उसी तरीके से शॉर्टेज क्या कर सकता है कि उसमें वो क्या करेगा कि इसकी सेलिंग प्राइस वो आज से ही अगले महीने की बेच सकता है, कि आज उसने 1 लाख पे लिया है तो उसको वाई आगे मिल रहा है, तो उस पर वो सेल करके रख सकता है कि एटलीस्ट वो लॉक तो हो गया, उसको उतना तो मिल ही जाएगा, भले ही प्राइसेस नीचे आए या ऊपर जाए। तो यहाँ पे लॉन्ग एज वाले को फायदा क्या है कि भाव ऊपर जाने से वो बच जाता है, क्योंकि उसने पहले ही बाई एक पोजीशन पे नीचे के प्राइस पे कर दी है। और सेलर को फायदा ये होता है कि जो शॉर्ट एज है उसको ये फायदा है कि उस शॉर्ट बायर मतलब यहाँ प्रोसेसर है जो लॉन्ग हेज कर रहा है, और सेलर मतलब जो शॉर्ट हेज कर रहा है, उसके लिए फायदा ये कि कल को प्राइसेस नीचे जाते हैं तो वो उसके लिए प्रोटेक्टेड है उस मोमेंट के लिए। एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोई एबीसी के एक्सपोर्टर है गुआर गम का, और उसने 6500 के प्राइस पे उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है बेचने के लिए जून मंथ में। तो अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो 6400 का चल रहा है। तो वो क्या कर सकता है कि उसने आगे का 6500 में बेचना है, तो उसको 6400 पे वो बाई कर सकता है, तो 100 रुपये उसका अपना मार्जिन जो है वो फिक्स कर सकता है। तो वो कैसे कर सकता है वो देखते हैं। अभी देखिए फ्यूचर प्राइस 6400 चल रहा है, तो 6400 पे उसने बाई किया। अब जून में क्या हुआ कि फ्यूचर प्राइस दो हो सकते हैं, एक तो अपवर्ड जा सकते हैं, एक डाउन जा सकते हैं। पहले अपवर्ड में देखते हैं, अगर ये 7000 चला गया तो स्पॉट प्राइस ये मान रहे हैं कि करीब करीब उतना ही चला जाएगा। तो सेलिंग प्राइस मेरा 6500 है आगे का, लेकिन अब प्राइसेस 7000 हो गए। अगर मैं एज नहीं करूंगा तो मुझे तो 7000 मिलेगा, तो मैं तो बेच ही नहीं सकता उसको 6500। ये तो नेट लॉस है मेरा। तो क्योंकि मैंने फ्यूचर्स में बाई किया हुआ था, तो अब मैं सेल करूंगा फ्यूचर्स पे 6 7 हजार पे। तो मेरे को यहाँ पे बाई किया था 6400, 7000 पे सेल किया तो मुझे 600 रुपये मिल गए। अब मेरा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ इसमें, तो अगर मैं ये देखूं तो मेरे को नेट जो है, मेरे को यहाँ 600 रुपये मिल गए। अब मैं स्पॉट से खरीदूंगा तो मुझे 7000 मिलेगा, बट क्योंकि मेरे को 600 रुपये यहाँ से मिल चुके हैं तो मेरे को 6500 ही पड़ा, और मैंने आगे भेज दिया 6500 में, यानी कि मेरे को 100 रुपये मेरा जो मार्जिन है वो मेरा सिक्योर रह गया, क्योंकि मैंने फ्यूचर्स में बाई कर लिया था। सिंपल सा कैलकुलेशन है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें, अगर प्राइसेस नीचे चले जाते हैं 6400 से 6000 हो जाते हैं, तो अब मैं क्या करूंगा, तो स्पॉट प्राइस जो है वो भी नीचे चला गया। अब मैं 6400 बाई किया था, मेरा को बेचना 6500 पे था। अब अब 61 में बाई किया था, मैं अपनी पोजीशन को काटूंगा, मुझे 400 रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि मुझे फिजिकल सस्ता मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे 400 का मुझे लॉस होएगा। बट अब जब मैं फिजिकल से बाई करूंगा तो मुझे 6000 मिलेगा, और मैं 6500 में बेचूंगा, तो 500 रुपीज का प्रॉफिट मुझे इधर मिल जाएगा। और मुझे फ्यूचर्स में 400 का लॉस हुआ, तो भी मुझे नेट देखेंगे तो 100 रुपये का गेन हुआ। तो ये मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है मेरा सिक्योर हो गया, सिर्फ इस हेजिंग को इम्प्लीमेंट करके। तो इसका बेसिकली प्राइसेस किधर भी जाएं आपके प्राइस लॉक हो जाते हैं, और आपका मार्जिन भी सिक्योर हो जाता है। अगर आपके दोनों लेग, मतलब आपका एक साइड पे अगर आपको बाई और आगे का आपने ट्रेड किया, दोनों के प्राइसेस आप लॉक कर लेते हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन अंडरलाइन फिक्स हो जाता है। तो यही बेनिफिट है हेजिंग का, और ये एग्जांपल था लॉन्ग हेज। उसी तरीके से एक शॉर्ट हेज का एग्जांपल देखेंगे। गुआर गम में कोई एक एबीसी प्रोसेसर है वो, एंड हैज अनहोल्ड स्टॉक, उसके पास गुआर गम बचा हुआ है जिसकी कॉस्टिंग है 6300। करेंटली फ्यूचर्स चल रहा है 6400। तो वो क्या कर सकता है, स्टॉक है कहीं निकल नहीं रहा है तो एटलीस्ट वो हेज कर सकता है, क्योंकि आगे प्राइसेस किधर भी जा सकते हैं। तो वो क्या करेगा, 1600 का उसका कॉस्ट है, उसने 6400 पे बेच दिया। तो अब उसका 100 रुपये का इसको मार्जिन का लॉक हो गया। वो कैसे हुआ वो हम देखेंगे कि दो केस सेम दो केसेस लेंगे, अपसाइड मूवमेंट एंड डाउनसाइड मूवमेंट। अब 6400 पे उसने सेलिंग फ्यूचर सेल किया था। अब एक प्राइसेस देखते हैं कि अगर प्राइसेस जो है वो जून में कर्व करने के टाइम पे 7000 हो जाता है, तो यहाँ पे उसको 600 का लॉस होगा। स्पॉट भी अराउंड 7000 है, ठीक है। और
कॉस्ट मेरा 6300 है एक्चुअल में। तो अब मेरे को प्रॉफिट और मेरे को लॉस कितना हुआ, 600 का लॉस हुआ, क्योंकि मैंने 6400 बेचा था, प्राइसेस 7000 हो गए। तो यहाँ मुझे लॉस हुआ। लेकिन अगर मैं 6300 मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स है, मेरा एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स मेरा 6300 है, और मेरे को 6400 में बेचना है, और मेरे को यहाँ पे 6000 रुपीज के लॉस हुआ। बट स्पॉट में अगर मैं देखूँ, अगर मैं स्पॉट में इसको बेचने जाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा ये 7000। तो मेरा 700 रुपीज का यहाँ पे गेन हो गया, क्योंकि मेरा 6800 कॉस्ट था, 700 और 7000 बिका, तो मेरे को 700 का प्रॉफिट हो गया। तो मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट मेरा 100 रुपीज रह गया। 600 मैंने एमपीएम दे दिया, 700 मुझे स्पॉट में ट्रेड करके मिल गया, तो 100 रुपये मेरा मार्जिन फिक्स हो गया। तो जो मेरा प्रॉफिट और मार्जिन था वो मेरा फिक्स हो गया। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा केस लेता हूँ कि अगर मेरा प्राइसेस जो है वो नीचे चला जाता है, तो मैंने 6400 बेचा था और 6000 हो गया, तो स्पॉट प्राइसिंग में मान लो 6000 ही हो गए, तो अब मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना था, 6300 था। अब मैंने 6400 बेचा था और अब हो गए 6000। तो मैं अपनी पोजीशन को अगर स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो मेरे को 400 रुपीज मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने 6400 बेचा और 6000 मैंने बाई किया। फ्यूचर से मुझे इतने मिल जाएंगे। लेकिन अब मैं स्पॉट में बेचूंगा तो 6000 में बिकेगा, तो वहां मुझे कितना का लॉस होगा, मेरा कॉस्टिंग 6300 का था, 300 रुपये नीचे बिका, तो 6300 पे 64000 पे, तो 300 रुपये का नुकसान हुआ। प्लस मुझे बट मुझे प्रॉफिट फीचर से 400 का आया था, क्योंकि 6400 ने बेच के रखा था। तो मुझे नेट देखे तो 100 रुपया मुझे प्रॉफिट यहाँ मिल जाता है। सो 400 माइनस 300, तो मेरा अंडरलाइंग जो मार्जिन था वो मेरा यहाँ भी सिक्योर हो जाता है। तो ये था शॉर्ट हेज का, अगर कोई स्टॉक लेके चल रहा है तो दोनों तरह के एग्जाम्पल हमने देखा, लॉन्ग हेज एंड शॉर्ट हेज, और हमें इससे पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है हेज करना और क्या बेनिफिट्स हैं इसके। अब एडवांटेजेस क्या है, हेजिंग स्ट्रेचेस द मार्केटिंग पीरियड, द फ्यूचर्स मार्केट अलाउज अ फर्म लॉक इन प्राइस फॉर इट्स प्रोड्यूस इवन फॉर, देखिए इसमें इसका मतलब है कि जो आप जैसे हेजिंग में जो सेल्स शॉर्ट साइड है, वो क्या है कि जैसे कुछ फार्मर्स एफपीओ ये सब भी हैं जो आज ग्रो कर रहे हैं, पर उनका हार्वेस्ट आएगा अप्रैल में, मान लीजिए रबी का क्रॉप है, चना है या सरसों है, तो वो आज ही उस हाई प्राइस पे जो अभी चल रहा है उस पर वो लॉक कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रोड्यूस आने लगेगा उस टाइम पे तो प्राइसेस ऑब्वियसली एक एक बार प्रेशर में आएंगे, तो उसको अभी चांस देता है कि अभी ही वो ग्रो करने के टाइम, सोइंग के टाइम ही अपना हार्वेस्टिंग के टाइम का प्राइस एक लॉक कर ले, जो कि बेटर प्राइस हो उस पर। हेजिंग प्रोटेक्ट्स इन्वेंट्री वैल्यू। अब किसी के पास कोई स्टॉक है, स्टॉकिस्ट है, तो उसका वो स्टॉक का वैल्यू जैसे भी हमने देखा शॉर्ट एज में, अब उसने 6300 कॉस्टिंग है, वो अगर 6000 हो जाएंगे, उसने हेज नहीं किया, उसको तो लॉस है 6000, प्लस कैरिंग कॉस्ट अलग है, तो ये लॉस हो सकता है। तो अगर वो हेज करता है तो एटलीस्ट इन चीजों से वो बच सकता है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा। और कोई मैन्युफैक्चरर जैसे लॉन्ग हेज देखा, तो मैन्युफैक्चरर है, कोई प्रोड्यूसर है, तो वो अपना अंडरलाइंग मार्जिन को फिक्स कर सकता है कि आगे का अपना फिनिश प्रोडक्ट बेच के इधर वो अपने रॉ मटेरियल का प्राइस फिक्स कर ले। तो उसको कॉस्टिंग करना है, वो अपना एक जो अपना मार्जिन है, जो अपना मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो अपने को लॉक कर सकता है इसके थ्रू, जो हमने एग्जाम्पल में देखा लॉन्ग हेज में। लिमिटेशंस भी हैं इस स्ट्रेटेजी में। एक बेसिस का रिस्क है कि फ्यूचर और स्पॉट माइनस फ्यूचर जो होता है उसको बेसिस कहते हैं, तो हमने तो एग्जांपल में बराबर लिया है, बट कई बार वो डिफरेंस रहता है। अगर वो डिफरेंस रहता है थोड़ा बहुत, वो जो जो जितना डिफरेंस थोड़ा सा रहता है वही वो रिस्क होता है, क्योंकि 100% हेजिंग इसकी वजह से नहीं हो पाती है, और एक रोल ओवर करना पड़ता है अगर आप आगे जाते हैं तो। बेसिस क्या है, बेसिकली स्पॉट प्राइस मैंने फ्यूचर प्राइस। तो बेसिक सिर्फ वही है। अगर हमने देखा, अभी हमने एग्जांपल दोनों जो शॉर्ट है या लॉन्ग एज देखे, उसमें हमने ये देखा कि दोनों में बेसिस जो है वो जीरो था, क्योंकि स्पॉट मैंने फ्यूचर दी एंड ऑफ द डे हम जीरो मान रहे, कोई डिफरेंस नहीं मान रहे, बट मेनी टाइम्स वो डिफरेंस रह जाता है। तो strengthening of basis when the spot price of a commodity increases or decreases less than the cost future price, इसका मतलब कि स्पॉट प्राइस किसी तरीके से ज्यादा रह जाए फ्यूचर प्राइस से, तो वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस। वीकनिंग इसका उल्टा होता है, अगर स्पॉट प्राइस जो है वो नीचे रह जाए rather देन फ्यूचर प्राइस से, यानी कि स्पॉट माइनस फ्यूचर, तो ये नेगेटिव रह जाए। स्ट्रेंथनिंग है पॉजिटिव,
और वीकनिंग में ये डिफरेंस है वो नेगेटिव हो जाए वीकनिंग में। तो ये स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस बोलते हैं, जब स्पॉट ज्यादा बढ़ जाए या ये टोटल बेसिस जो है और पॉजिटिव हो जाए। वीकनिंग यानी कि या तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव से कम पॉजिटिव हो जाए, तो ये वीकनिंग ऑफ बेसिस है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस से फायदा किसको? स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस से फायदा हमेशा शॉर्ट हेजर को है, क्योंकि जब वो पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ कर रहा है फ्यूचर में, तो फ्यूचर ज्यादा कम है रादर देन स्पॉट। तो एक तो वहां पे उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, और को दूसरा क्या, जब वो स्पॉट में बेचने जा रहा है तो वो जिस हिसाब से फ्यूचर कट गया उसके और ऊपर बेच रहा है, तो उसका मार्जिन और बढ़ जाता है उसमें। उसी तरह से वीकनिंग का बेसिस में क्या है कि स्पॉट ज्यादा नीचे होगा फ्यूचर के मुकाबले, इसका मतलब कि जब बायर अपने को ऊपर स्क्वायर ऑफ कर रहा है पोजिशन अपनी फ्यूचर्स में, और उससे उसको नीचे मिल रहा है फिजिकल मार्केट में, तो वो डिफरेंस से उसको फायदा हो जाता है। तो बेसिकली यही रोल है बेसिस का इस हेजिंग में, तो वो हमेशा एक ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थोड़ा सा तो बेसिकली यही एग्जांपल है बेसिस के, समझने का बात वही है कि अगर हम इसको वैसे लेके चलते हैं, तो अगर बेसिस का रिस्क हमेशा हमें हेजिंग में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर इसमें एग्जांपल एक देखें कि डे टी अगर हम करते हैं तो स्पॉट में 6500 है, फ्यूचर 6500 चल रहा है, यहाँ पे बेसिस जीरो है, दोनों बराबर है। 30 दिन के बाद 7000 हो जाता है स्पॉट मेरा, 7200 हो जाता है फ्यूचर्स मेरा। तो स्पॉट माइनस फ्यूचर्स -20, यानी कि 200 रुपीज वो नेगेटिव हो गया, बेसिस वीकनिंग वीक हो गया, जीरो से मतलब नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला गया। तो फ्यूचर्स इज मोर पॉजिटिव देन स्पॉट प्राइस। इम्पैक्ट क्या होगा शॉर्ट एजर पे देखते हैं। अब उसने टी डे पे जब ने बाई किया 6500 पे फ्यूचर प्राइस बाई कर लिया, सेल करेगा, स्पॉट मैंने बाई किया और फ्यूचर सेल कर दिया 6500 पे, ठीक है। अभी वो स्क्वायर ऑफ कर रहा है T+30 7200 जब स्क्वायर ऑफ करेगा, तो उसने बाई तो किया, फ्यूचर सेल किया 6500 पे, और वो स्क्वायर ऑफ कर रहा है 7200 पे, यानी कितना 700 रुपीज बढ़ गए, तो यहाँ उसको 700 रुपीज का लॉस है। बट वो जब स्पॉट में लेने जाएगा तो वहां पे मूवमेंट अगर वो देखता है, तो स्पॉट में कितना हुआ, तो स्पॉट में 500 रुपीज का उसको गेन है, क्योंकि 7200 स्पॉट जो है वो 7200 7200 जो फ्यूचर था उसके सामने 7000 हो जाए, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे 500 रुपीज ही स्पॉट बढ़ा है, तो स्पॉट में उसको 500 रुपीज बढ़ा, लेकिन फ्यूचर उसका बढ़ गया 700। तो जब वो स्क्वायर ऑफ करेगा अपनी पोजीशन जो उसने सेल की थी वो बाई करेगा वापस से, तो बाई जब वो कर रहा है तो 7200 पे कर रहा है, उसको 700 रुपये लॉस हो रहा है, लेकिन जब वो फिजिकल में लेने जा रहा है तो उसको 200 रुपये सस्ता ही और बेचना पड़ रहा है एज कम्पेयर टू फ्यूचर्स। तो ये 200 रुपये उसके जो है बेसिस में चले गए। अगर ये बराबर होता तो उसको 700 रुपीज सेम फ्यूचर से स्पॉट में भी मिल जाते ज्यादा, लेकिन उसको यहाँ से 500 मिल रहा है ज्यादा, जबकि फ्यूचर्स में उसको 700 रुपीज ऊपर देने पड़ रहे हैं पोजिशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। तो इस वजह से ये जो डिफरेंस है 200 रुपीज का, ये लॉस उसको एक्स्ट्रा बेसिस की वजह से हो गया, बट दिस इज लिमिटेड बेसिस का एज कम्पेयर टू ओपन पोजिशन। अगर ओपन रहती तो 6500 में अगर उसने बेचा था, खरीदा था, सॉरी, अगर उसने ये तो खैर बिकने वाला है, तो अगर उसने ओपन पोजीशन रखा था, अगर 6500 में उसने खरीदा था और प्राइसेस एकदम से नीचे चले जाते 6000 या 60, तो वो नेट लॉस हो जाता उसको। बट यहाँ पे उसका फिर भी सिर्फ बेसिस का ही रिस्क है, जो बेसिस के मूवमेंट का 200 रुपये का जो उसको लेना पड़ रहा है। तो अगर बेसिस मूव नहीं करता तो देखिए राइट साइड में वही सेम सिमिलर एग्जांपल है, उसमें यही होता है जैसे मैंने बताया कि ये भी 500 रुपये ही अगर मूव करता, ये भी 700 रुपये मूव कर जाता, तो उसको कोई भी लॉस नहीं होता बेसिस में। तो उसका जो प्राइस है हेजिंग का वो हेज करता 6500 का, तो उसको सेम ही रह जाता, क्योंकि 500 रुपीज उसको फ्यूचर्स में जाते हैं और 500 रुपीज को स्पॉट में आ जाते हैं, तो उसको नेट जो रियलाइजेशन होता है वो 6500 ही होता। तो यही डिफरेंस है, यही इम्पैक्ट पड़ता है बेसिस का मूवमेंट का। जैसे हमने देखा किसके लिए क्या फायदेमंद है, तो जैसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ बेसिस, अगर बेसिस मजबूत होता है
तो वो शॉर्ट हेजर के लिए फायदेमंद है और लॉन्ग हेजर के लिए नुकसान है। अगर वीक होता है तो वो लॉन्ग हेजर के लिए फायदेमंद है और शॉर्ट हेजर के लिए नुकसान है, जो हमने अभी एग्जांपल में देखा। तो हम हेज कर सकते हैं, बट ये बेसिस रिस्क जो है वो हमेशा रहता है, तो उसका हमेशा हमें एक हिस्टोरिकल या वो देख के चलना चाहिए। तो ओवरऑल यही था हेजिंग के बारे में इन शॉर्ट। तो कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, वरना एक छोटा सेशन हेजिंग पे ये था कि हेजिंग क्यों जरूरी है और इसमें बेसिस रिस्क का क्या महत्व है। और कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, वरना वी कैन क्लोज दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आप लोगों ने ज्वाइन किया, अपना समय दिया, थैंक यू सो मच। और अगली बार फिर हम किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू।